नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। और सामान्य अध्ययन की कक्षाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे मात्रकों की। इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर में आपने राशियों को समझा, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां और सदिश व अदिश राशियां। आशा करता हूं वो सभी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब एक महत्वपूर्ण खंड की ओर चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे मात्रकों की। तो मात्रकों की बात करेंगे तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों की बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे विमाओं की बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा मात्रक क्या होता है। ठीक है ना। मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, कोई भौतिक राशि है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, आवेश है, विद्युत धारा है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय मानक को, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई वस्तु है, उसका कोई द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान कितना है? 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो। 5 किलो कह रहे हैं ना। किलो क्यों कह रहे हैं? 5 कुछ और क्यों नहीं कह रहे? 5 की जगह मैंने मीटर क्यों नहीं कह दिया? 5 की जगह मैंने आपको घंटा क्यों नहीं कह दिया? इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान का मात्रक का नाम ग्राम, किलोग्राम, ये सब तो कहीं सेट किए गए होंगे ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मापतोल समिति होती है, वो सभी मात्रकों के नाम सेट करती है। ये बहुत समय पहले से सेट हैं और अभी तक वही चल रहे हैं। किलोग्राम किसका मात्रक हो गया? द्रव्यमान का। लंबाई का मात्रक मीटर। तो लंबाई का मात्रक मीटर क्यों है? हीटर पीटर क्यों नहीं है? क्योंकि जब लंबाई का मात्रक डिसाइड करने की बात आई होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति ने उस मात्रा का नाम क्या रख दिया? मीटर रख दिया। तब से हम उसको मीटर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, कोई नियम नहीं है कि इसका मात्रक यही होगा। उस मात्रक का जो नाम है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ये कोई नियम नहीं है कि इनका यही नाम होगा। ये नाम अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति ने निर्धारित किए कि समय है तो इसको सेकंड, मिनट या घंटा में जानेंगे, या द्रव्यमान है तो ग्राम, किलोग्राम या क्विंटल में जानेंगे, या विद्युत धारा है तो एम्पियर में जानेंगे। इसका मतलब है ये जो इसके मात्रक हैं, इन मात्रकों के नाम रखे गए हैं। ठीक है ना। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय मानक होता है। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? भौतिक राशि को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत। अब देखिएगा ऐसा भी है, आपने देखा होगा कि लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, लंबाई का मात्रक फुट भी होता है ना, इंच भी होता है, कई सारे मात्रक होते हैं इस तरह से। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग पद्धतियाँ भी हैं। फिर मात्रकों की अलग अलग पद्धतियाँ पड़ती हैं कि एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, अलग अलग पद्धतियाँ हैं। लेकिन फिर एक कॉमन पद्धति आती है एसआई पद्धति, है ना। तो हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे एसआई पद्धति की। इसके अलावा हम और पद्धति की भी बात करेंगे कि एसआई के अलावा एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है। लेकिन देखिए आप ध्यान से कि एसआई पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि किसी जगह एमकेएस पद्धति चलती थी। एमकेएस पद्धति में क्या होता था कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता था, है ना। किलोग्राम किसका होता था? द्रव्यमान का। और सेकंड समय का होता था। दूसरी पद्धति हम पढ़ते हैं सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी कि सीजीएस पद्धति में क्या है? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है और द्रव्यमान का ग्राम है और समय का सेकंड है। तीसरी पद्धति आपने पढ़ी है एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड, यानी कि तीसरी पद्धति एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट हो गया, इसके अलावा द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो गया और समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो आपने देखा 3 पद्धति, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इन तीनों में एक ही राशि के मात्रक अलग अलग हो गए ना, कि पहले में लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरे में सेंटीमीटर और तीसरे में फुट हो गया। यानी कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में क्या हो रहा था कि अलग अलग मात्रक इस्तेमाल हो रहे थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि आप किसी एक देश में हैं और वहाँ से आपने उस राशि को, राशि यानी किसी वस्तु के गुण को, लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि को आपने कैसे भी मापा। अब वो वस्तु उस देश से किसी और देश में गई और देश में जाने पर वहाँ कोई और मात्रक चलते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इस सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड मानक बनाए गए जिनको हम एसआई यूनिट कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि एसआई यूनिट के जो मात्रक हैं वो पूरी दुनिया में सब जगह कॉमनली माने जाते हैं। और बाकी के 3 जो मैंने आपको बताई, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, ये तीनों पद्धतियां अब ना के बराबर यूज़ होती हैं, बहुत कम यूज़ होती हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली एसआई पद्धति यूज़ होती है। तो एसआई पद्धति में जो मात्रकों के नाम है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या है? स्वीकृत है ना। यानी कि किसी भी राशि का जो मात्रक का नाम है वो क्या है? नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? स्वीकृत है। जैसे आप गाँव में जाइएगा तो गाँव में आप देखते हैं ना, गाँव में
मात्रक अलग तरह के होते हैं, मन है ना, या आप करेंगे कोरी, 20 से कोरी कहते हैं, मन 40 किलो से कहते हैं, और कहते हैं धेला, रत्ती। तो यानी कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रक हुआ करते थे किसी ज़माने में। लेकिन जब दुनिया का विकास हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरे दुनिया के देश सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए, चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह जाने लगी, तब इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना मात्रक ऐसी हो जो सब जगह कॉमन हो। क्योंकि एक चीज़ कहीं किसी रूप में मात्रक है उसका, और उसी वस्तु का दूसरी जगह कुछ और मात्रक है, तो वो वस्तु एक जगह दूसरी जगह जाएगी तो कैलकुलेशन में बहुत समय निकल जाएगा। इसीलिए सिस्टम इंटरनेशनल या ऐसा यूनिट का जन्म हुआ, तो उसको भी हम देखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी राशि का मात्रक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक होता है, ठीक है ना, यानी कि इंटरनेशनली उसको मान लिया गया है कि इसका ये मात्रक होगा, और इस तरह से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे मात्रक की बात करें, मात्रक आपके सामने दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक मूल मात्रक और दूसरा मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या है? जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो मात्रक होगा मूल मात्रक कहलाएगा, और बाकी की जितनी भी राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि वे क्वांटिटी जो किसी मूल राशि से मिलकर बनी है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता ही चुका हूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होती क्या है। मूल राशि मूल होती हैं, यानी किसी और से उत्पन्न नहीं है, जबकि व्युत्पन्न अर्थात ड्राइव क्वांटिटीज़ मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो इसी तरह से मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहलाएंगे, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूल राशियों के मात्रक, और मूल राशियों के मात्रक से ही मिलकर कौन से बनेंगे? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक बनेंगे, और उन मात्रकों की विमा की बात करेंगे। तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहली लाइन आपके सामने है, भौतिक राशि को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को क्या कहते हैं? इकाई या मात्रक, या इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। सही है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? वो स्वीकृत है। ठीक, अगला क्या? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक आपका कौन सा है? मूल मात्रक। क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। तो देखिएगा, मूल राशियां मैंने कितनी बताई थी आपको? 7। मूल राशियों की संख्या 7 बताई थी। कौन कौन सी? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और 7वां पदार्थ की मात्रा। तो 7 मूल राशियों के मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। जैसे आपको मूल राशियां याद हैं 7 के साथ, वैसे ही आपको मूल मात्रक भी याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कई दफ़ा मूल राशियां ना पूछ के मूल मात्रक पूछ लेता है। तो देखिए, सबसे पहली राशि है लंबाई, और लंबाई का मूल मात्रक आपका हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। सबसे पहला मूल मात्रक मूल राशि लंबाई, उसका मात्रक मीटर। दूसरी मूल राशि द्रव्यमान, उसका मात्रक किलोग्राम। तीसरी मूल राशि समय, उसका मात्रक सेकंड। चौथी मूल राशि विद्युत धारा, उसका मात्रक एम्पियर। सब जानते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को कहते हैं, मैं समझा चुका हूं। ताप का मात्रक मूल मात्रक केल्विन। ताप के और मात्रक भी होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रोमर, रैंकाइन, कई सारे होते हैं। ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में इनके संबंध की बात करेंगे। तो यहाँ पे मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। बताया था मैंने पदार्थ की मात्रा, कि किसी भी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा में कितने अणु हैं। किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में, कि 1 ग्राम पदार्थ आपने ले लिया, 2 ग्राम पदार्थ ले लिया, उसमें कितने अणु हैं, तो इसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है आपका मोल। और 7वीं आपकी ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश में कितने फोटोन है ना। आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। तो आपने देखा मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक, इन्हें कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे हमने पढ़ी थी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हैं। मैंने आपको कई सारी बता के दिखाई थी, जैसे कि कोई भी मूल राशि है, चाहे वो आयतन हो, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे बल हो, वो सब किससे बनेगी? वो बनेगी किससे? आपकी मूल राशि से। यहाँ और विस्तार से बात करेंगे। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। 7 मात्रकों के अलावा जितने भी आपको मिलेंगे वो सब कैसे मिलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप देखेंगे कौन कौन से हैं आपके? बल का मात्रक न्यूटन, कार का मात्रक जूल, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कई सारे मात्रक मिलेंगे जो क्या होंगे? आपके व्युत्पन्न मात्रक होंगे। अर्थात मूल राशियों के 7 मात्रक छोड़ दीजिए,
7 मात्रक छोड़ दीजिए, बाकी के सभी मात्रक आपके सामने जो भी आ जाए वो सब क्या हो जाएंगे, आपके व्युत्पन्न मात्रक होंगे। ध्यान रखिएगा, रेडियन और स्टेरेडियन मात्रक नहीं होते हैं, वो तुलना होती है। मैंने बताया था आपको पूरक राशियों में समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल और घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल, उनको हमने प्रदर्शित किया था रेडियन और स्टेरेडियन से। वो मात्रक नहीं होती हैं, वो तुलना होती है, केवल आपको पहचान में आ जाए इसलिए उनका नाम रख दिया गया है। तो वो मात्रक ही नहीं है ना, मात्रक विहीन है, विमा विहीन है, इसीलिए उनको पूरक राशि कहा गया है। तो 7 मात्रक मूल राशियों के, बाकी का कोई भी मात्रक मिल जाए, रेडियन स्टेरेडियन आपके दिमाग में रहेगा कि ये तो है ही नहीं, बाकी का कोई मात्रा आपको मिल जाए तो क्या कहलाया जाएगा आपको, वो कहलाया जाएगा आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाया जाएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए विमा क्या होती है, विमा क्या होती है, इसे कहते हैं डायमेंशन। इसको समझना बहुत आवश्यक है। 1 नंबर का प्रश्न आपके लगभग हर एग्जाम में आपका आ जाता है, खासकर रेलवे एनटीपीसी में तो आपसे एक विमा पूछेगा जरूर, और बड़ी समस्या होती है, हमें रटनी पड़ती है। आज के बाद आशा करता हूँ रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। देखिए विमा होती क्या है, हम लोग पढ़ते हैं MLT-2 इस करें, हम सीधे पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ लीजिए पहले विमा होती क्या है। ठीक है ना। तो विमा के लिए आपकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, भौतिक राशियों की विमाएँ, किसी राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं, किसी राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। बहुत बढ़िया बात। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। किसी राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो उस राशि को, देखिए किसी राशि की विमाएँ है ना, क्या होती हैं, वे घातें होती हैं, पावर्स है ना, लगाते हैं 2 और 3 की पावर, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो विमाओं को समझने से पहले, इस लाइन को समझने से पहले आप समझिएगा मूल राशियों की विमाएँ कौन कौन सी होती है। ठीक है ना। मूल राशियों की विमाएँ कौन कौन सी होती हैं, और बाकी की सभी विमाएँ उन मूल राशियों की विमाएँ से ही बनेंगी। तो पहले मूल राशि की विमा समझ लीजिएगा। अगर आपके सामने लिखा है लंबाई, तो लंबाई की विमा क्या होगी, L। ठीक है ना। लंबाई की विमा क्या लिखी होगी आपके सामने, L लिखी होगी, ऐसा करके एक आपका ब्रैकेट होगा L। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे द्रव्यमान की विमा क्या होगी, M। लंबाई लेंथ होता है इसलिए L, और द्रव्यमान को हम कहते हैं मास, इसलिए क्या होगी विमा इसकी, M। समय को टाइम कहते हैं तो क्या होगा, T। और ताप चूंकि T यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया, समय टाइम और टेम्परेचर भी T से है, लेकिन समय की विमा T है और T ऑक्यूपाई हो गया, इसीलिए ताप की K कर दी, क्योंकि कैल्विन और कहीं कहीं इसको थीटा भी होता है। ताप की विमा क्या होती है, K ब्रैकेट में या थीटा। इसके अलावा विद्युत धारा एम्पियर तो A, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला तो CD, और पदार्थ की मात्रा मोल, तो इसका क्या होता है आपकी विमा मोल होती है। ठीक है ना। तो आपने देखा मूल राशियों की विमाएँ देखी आपने, लंबाई की L, ठीक है, द्रव्यमान की M, समय की T, टेम्परेचर की K या थीटा, इसका विद्युत धारा की एम्पियर A, ज्योति तीव्रता की CD और पदार्थ की मात्रा की मोल। ये 7 विमाएँ किसकी हैं, मूल राशियों की विमाएँ हैं। अब आप समझिएगा ध्यान से, मूल राशि की विमा आपको मालूम है, मूल राशि आप जानते थे 7, और मूल राशि के मात्रक मैंने ऊपर आपको बताई कि लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला और विद्युत धारा का एम्पियर। ये 7 आपको मैंने बताई। अब आपने देखे मूल राशियों की, आपने क्या देखी, विमाएँ देखी। इन मूल राशियों की विमाओं के आधार पर ही व्युत्पन्न राशियों की विमाएँ पूछी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे मूल राशि की विमा नहीं पूछेगा। आसान है, आपसे पूछेगा लंबाई तो आप बता दोगे L है इसकी विमा, समय के पूछेगा तो T बता देगा। तो मूल राशियों की विमाएँ नहीं पूछी जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी व्युत्पन्न राशियों की विमाएँ। ठीक है ना। व्युत्पन्न राशियों की विमाओं के लिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखी, किसी राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्राओं पर चढ़ाते हैं। अब ये घनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। यानी कि अब आप एक व्युत्पन्न राशि ले लो। ठीक है, आपने ले लिया क्षेत्रफल, चलो यहाँ से लेते हैं, आपने ले लिया क्षेत्रफल। ठीक है ना। क्षेत्रफल की विमा निकालनी है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा लंबाई लिख सकते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि चौड़ाई को भी हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई। तो मैंने क्या लिखा, क्षेत्रफल को लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह लंबाई गुणा लंबाई लिख दिया, क्योंकि चौड़ाई भी एक लंबाई होती है। अब लंबाई L, लंबाई विमा क्या हो गई इसकी, L हो गई, इंटू क्या हो गई, L हो गई। ठीक है ना। अब आप देखेंगे इसकी विमा क्या निकल आएगी, L2 निकल आई, L2 निकल आई। इसको हम L2 भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं M0
L2T0। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, विमाएं इस फॉर्म में होती हैं, MLT की फॉर्म में होती हैं। चूँकि M यहाँ है ही नहीं, मास तो क्षेत्रफल में आता ही नहीं, और टेम्परेचर भी, टाइम भी नहीं आता है ना, समय भी नहीं आता, और मास यानी द्रव्यमान नहीं आता, केवल L आता है। तो L की पावर 2, मास नहीं है तो मास की पावर 0, और आपका टाइम नहीं है, टाइम की पावर 0। या आप ऐसे लिख दो या आप दोनों ही सही हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसे दे रखा होता है। अब देखिएगा, हमने किस राशि की विमा व्यक्त की, इस राशि की, किस राशि की विमा व्यक्त की हमने, L2 या M0 L2T0, किसकी व्यक्त की हमने, क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल की विमा व्यक्त करने के लिए हमने पावर किस पे लगाई, पावर लगाई किस पे, मूल राशि की विमा पर, है ना। किस पर, वे घातें होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो ये किसकी विमा है, मूल मात्रकों की विमा है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विमा निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, मूल मात्रकों की विमाएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपसे विमा पूछी जाएगी व्युत्पन्न राशियों की, तो कैसे निकालनी है। किसी भी व्युत्पन्न राशि की पूछे तो पहले उस व्युत्पन्न राशि को आप खोल लीजिए कि उसका फॉर्मूला होता क्या है। जब तक आप उसे खोल के मूल राशियों के रूप में नहीं लाएंगे, जब तक किसी भी व्युत्पन्न राशि को खोलकर आप मूल राशि की फॉर्म में लेके नहीं आएंगे, तब तक विमा आप नहीं निकाल पाएंगे। या फिर आप रट लीजिए, है ना, या कहीं आपको किसी बाबा वाली वेबसाइट पे आपको कोई ट्रिक मिल जाए तो उससे देख लेना, पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला काम, किसी भी व्युत्पन्न राशि का आपको पता होना चाहिए कि वेग का मतलब क्या है, त्वरण का मतलब क्या है ना। जब त्वरण का मतलब पता होगा तो उसके बराबर लिख दोगे, त्वरण बराबर ये गुणा ये, उसको खोलते जाओगे तो त्वरण का पूरा फॉर्म आ जाएगा, काय के रूप में, मूल राशियों के रूप में। और मूल राशियों के रूप में उनके मूल मात्रक लिख दो, उनकी विमा लिख दो, तो आपको विमा मिल जाएगी। जैसे क्षेत्रफल को मैंने खोल दिया लंबाई गुणा लंबाई, तो मैंने क्या कहा था, किसी राशि की विमाएं वे घातें होती हैं, तो घातें हैं किस पे चला रहे हैं हम, L क्या है, मूल मात्रक है कि नहीं है, है ना। तो किसी राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, इस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए काय पे चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो मूल मात्रकों पर चढ़ाने के लिए पहले उस व्युत्पन्न राशि को किस में खोलना आवश्यक है, पहले उस व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में खोलना आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब व्युत्पन्न राशियों की बात यहाँ से करते हैं। तो देखिएगा, पहली व्युत्पन्न राशि आपके सामने लिखी है क्षेत्रफल, यहाँ समझा देता हूँ, टफ को मैं वहाँ समझाऊंगा अच्छे से। व्युत्पन्न राशि पहली क्षेत्रफल बताई मैंने, क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला होता है। इसको लिख सकते हैं लंबाई इंटू लंबाई, तो लंबाई का एक का L हो जाएगा और दूसरे का भी L हो जाएगा, तो L2 हो जाएगी विमा। या इस फॉर्म में लिखना चाहें तो M0, क्योंकि M है ही नहीं तो M लाना है तो 0 लिख दो, पावर है ही नहीं M की। L0, L का 2 तो L2 है ही, और T का 0, और किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो M का मान 1 हो जाएगा, गुणा L की पावर 2 और इंटू T के पावर 0 का मान भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये L2 ही आ जाएगी। तो या तो इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें। तो आपने देखा कि क्षेत्रफल को हमने पहले खोला काय में, मूल राशि में, मूल राशि के मात्रक चढ़ाए और उनकी पावर चढ़ा दी। इसी तरह से आयतन की बात करते हैं। आयतन व्युत्पन्न राशि है, इस व्युत्पन्न राशि खोलेंगे काय में, मूल राशि में। तो मूल राशि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी तो एक लंबाई होती है ना, किसी भी चीज़ की चौड़ाई भी एक लंबाई ही है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स की ये लंबाई हो गई, ठीक है ना, ये चौड़ाई होगी, तो ये भी तो कोई ना कोई लंबाई है, और ये ऊंचाई हो गई, तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। चूँकि समझ में आ जाए कि अच्छा इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है, समझ में आ जाए, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देते हैं। लेकिन लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी चौड़ाई है, और ऊंचाई भी एक चौड़ाई है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को लिख दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, और लंबाई को 3 जगह L इंटू एल इंटू एल, तो क्या आ जाएगा, L क्यू आ जाएगी इसकी विमा। कि हमने आयतन जो कि व्युत्पन्न राशि थी, इसको हमने मूल राशियों में खोला, मूल राशि की हमने क्या विमाएँ लगाई, और फार्मूला बन गया हमारा, विमा क्या बन गई, L3। यहाँ हम लिख सकते हैं M0, क्योंकि L3 अकेला है, M0 L3 T0, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगली मूल राशि है आपकी घनत्व की, ठीक है ना, घनत्व की मूल राशि है, इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं, डेंसिटी। अब ध्यान समझिए डेंसिटी होता क्या है। देखिएगा, घनत्व का अंदाज़ा हम लगाते हैं कि घनत्व जितना ज़्यादा होगा वस्तु उतनी भारी होगी। कैसे, समझ लीजिएगा, किसी वस्तु का घनत्व आपको निकालना है तो क्या करना है, एक वस्तु है, मान लो ये ले लो आप, इसका द्रव्यमान जितना भी हो, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, और इस वस्तु का आयतन जितना भी आयतन हो, 10 सेंटीमीटर क्यूब 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसका उसमें भाग लगा दो। यानी कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में उसके आयतन का भाग लगा दो, तो क्या निकल आता है, घनत्व निकल आता है। यह हम कह सकते हैं एकांक आयतन में
उपस्थित द्रव्यमान, किसी वस्तु के एकांक आयतन में, देखिए मार्कर हल्का है, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, ठीक है ना, को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में, है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? द्रव्यमान प्रति आयतन, और प्रति आयतन का मतलब है आयतन, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, कि एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान का कहते हैं घनत्व कहते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मतलब है डेंसिटी, और डेंसिटी से आप क्या पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी हल्की है और कितनी भारी है। तो आपने देखा डी फार्मूला होता है इसका, डी, स्मॉल डी, कहीं कहीं कैपिटल डी रहता है, कोई बात नहीं। तो क्या था? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं और आयतन को वी से दिखाते हैं। एम मतलब मास और वी मतलब वॉल्यूम। अब देखिएगा द्रव्यमान, अब हम इसकी विमा निकालेंगे। द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम, तो किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? एम, सही है ना। आपने देखा था कि मैंने आपको बताई, विमाएँ बताई आपकी, तो द्रव्यमान क्या? एम आ जाएगा ना, मास, बटे वी क्या है? आयतन, और आयतन की क्या थी आपकी? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन की विमा क्या निकल के आ रही थी? L3 निकल के आ रही थी ना, सीधे सीधे। तो आयतन की विमा L3 लिख दो। अब इसे ऊपर ले जाओ, M L, और ऊपर जाने के बाद पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अगर आप इसको और लिखना चाहो तो M L -3, और T है नहीं, और T को लाना तो T की पावर 0 कर दो। तो क्या हो गया? ML3 T की पावर 0। तो जैसे ही आपने देखा कि आपके पास एक राशि है जिसका नाम है घनत्व, व्युत्पन्न राशि है, और घनत्व को आपने किस में खोल दिया? आपने खोल दिया किसके अंदर खोल दिया? आपने मूल राशि के अंदर खोल दिया। आप इसे और खोलना चाहते हैं इसको यहाँ से, तो द्रव्यमान और आयतन की जगह आप क्या लिख देते नीचे? लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। तो बात वही आ जाती ना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि की विमा जानने के लिए पहले आपको उसे मूल राशि में खोलना आना चाहिए। अगले आपके सामने वेग, वेग की निकालते हैं। देखो वहाँ लिखा हुआ आपके सामने वेग। वेग का मतलब क्या? विस्थापन की दर। विस्थापन की दर क्या कहलाती है? विस्थापन की दर, है ना। हमने निकाला था दूरी, चाल निकाली थी। चाल क्या है? दूरी बटे समय। तो वेग का मतलब क्या है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की दर भी कह सकते हैं। देखिएगा, एक बात गांठ बांध लेना हमेशा के लिए, फिजिक्स में जहाँ दर आ जाए, दर मतलब रेट, है ना, जहाँ भी दर आ जाए तो समय से भाग लगाना है आपको। क्या करना है? समय से भाग लगाना है, ठीक। तो विस्थापन, वेग का मतलब क्या? विस्थापन की दर, कि कितने समय में कितना विस्थापन हो रहा है, इसे कहते हैं वेग, वेलोसिटी। विस्थापन का मतलब क्या हो गया आपका? विस्थापन को देखिए, विस्थापन लिखिए आप पहले, और विस्थापन का मतलब क्या है? दर का मतलब क्या? काय का भाग लगाना है? समय का भाग लगाना है। यानी कि विस्थापन में आपने काय का भाग लगा दिया? समय का भाग लगा दिया। जहाँ भी दर आए फिजिक्स में आपको समय का भाग लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अभी हम इसे और खोल रहे हैं। तो विस्थापन क्या है? हम क्या निकाल रहे हैं? वेग की विमा निकाल रहे हैं। वेग व्युत्पन्न राशि है, और हम विमा निकालने के लिए पहले वेग को तोड़ेंगे मूल राशियों में। विस्थापन भी तो कोई ना कोई लंबाई है, विस्थापन भी कोई ना कोई लंबाई होगी। विस्थापन कम हो या ज़्यादा, है ना, लेकिन होगी तो कोई ना कोई लंबाई, ठीक है ना। तो विस्थापन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई लिख सकते हैं ना, और लंबाई और समय लिख सकते हैं। तो लंबाई लेंथ L होता है, सही है ना, लंबाई का L होता है लेंथ, और नीचे समय का T होता है, ठीक है। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LT-1। तो या तो LT-1 लिख दो। अगर आपको M पे प्यार आ रहा है तो M को 0 कर ले, क्योंकि M है नहीं, M को ले आओ, है ना। होता है ना कभी कभी कोई दोस्त जब तक पार्टी बनाओ तो मज़ा नहीं आता। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। M की पावर 0 है, और किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आंसर इस रूप में दिया है तो काम हो जाएगा। तो आपने देखा वेग की विमा देखी। अगला आप देखेंगे त्वरण, बहुत इंपॉर्टेंट है त्वरण। समझ लीजिएगा त्वरण को, मैंने पहले आपको वीडियो में नहीं समझाया था, इसीलिए कि यहाँ समझाना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा त्वरण क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और त्वरण नहीं समझते लोग। एक्सीलरेशन, ठीक है ना, एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा, त्वरण का एक रूप और होता है, उसे कहते हैं मंदक, इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन, सही है ना। इसकी बात हम करेंगे दूसरे चैप्टर में, यहाँ बात करेंगे तो रायता ज़्यादा फैलेगा, ठीक है ना। इसलिए हल्की हल्की बात करके चलूँगा, ज़्यादा जटिल चीज़ मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूँगा तो समस्याएं हो जाएंगी। और त्वरण की बात करते हैं। त्वरण की एक डेफिनेशन है वेग परिवर्तन की दर, समझ के चलिएगा ध्यान से, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है भैया। वेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब क्या हो गया? वेग परिवर्तन, और मैंने क्या कहा था, जब भी दर आ जाए तो भाग काय का लगा दो? समय का भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो? समय का भाग लगा दो, ठीक है ना। अब आपने क्या किया? वेग परिवर्तन में काय का भाग लगा दिया? समय का भाग लगा दिया, ठीक है ना। वेग परिवर्तन का मतलब क्या है?
चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है कि कोई वस्तु किसी समय पे किसी वेग से जा रही थी, है ना, कोई वेग होगा उसका, लेकिन काय में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा ना वेग का क्या होता है इकाई मीटर पर सेकंड होती है। कुछ समय बाद उसका वेग या तो बढ़ जाएगा या वेग घट जाएगा, यही तो होगा ना। जब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, आप उसमें बल लगाओगे, चाहे आप उसमें धक्का दे दो, साइकिल वाला जा रहा धक्का मार दिया तो स्पीड बढ़ गई, और साइकिल वाला जा रहा आपने ब्रेक लगा दी स्पीड कम हो गई। यानी कि वेग का घटना और वेग का बढ़ना दोनों ही काय में आएंगी, वेग परिवर्तन में आएंगी। अगर वेग बढ़ रहा है तो क्या है, त्वरण। आप बाइक पर जा रहे हो और आपने एक्सीलेटर खींच दिया तो स्पीड बढ़ गई, आपका वेग बढ़ गया। और अगर आपने ब्रेक लगा दी तो वेग कम होता जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कंडीशन में वेग में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वेग बढ़ रहा हो चाहे वेग घट रहा हो। वेग बढ़ रहा होगा तो त्वरण कहेंगे, और वेग घट रहा होगा तो क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जब या तो त्वरण हो या मंदक हो, वेग में अंतर आना ही आना है। अब वेग में जो परिवर्तन आएगा, मान लीजिए कि पहले वेग था आपका x मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपने या तो उसमें क्या करा, त्वरण उत्पन्न किया, या आपने मंदक किया, यानी कि वेग चेंज हुआ, चाहे बढ़ा चाहे घटा, लेकिन वेग में परिवर्तन आया। तो अब वेग क्या हो गया, y मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेग में परिवर्तन क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर, कि भाई पहले वेग इतना था अब वेग इतना है ना। तो वेग में परिवर्तन निकालेंगे, तो वेग में परिवर्तन जो भी आएगा, तो हो सकता है ये वाला पहले ज़्यादा हो ये कम हो गया हो, कि पहले वेग ज़्यादा था अब कम हो गया, या पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच का जो भी अंतर आएगा तो मीटर पर सेकंड में ही, कि साहब इतने मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, कि पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था अब 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो गया। या पहले 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था, हल्की ब्रेक लगाई तो 8 मीटर पर सेकंड पे आ गया। यानी कि दोनों कंडीशन में चाहे वेग बढ़े चाहे वेग घटे, तो वेग का जो अंतर होगा वो अंतर होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में होगा। तो वेग परिवर्तन काय में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अब वो चाहे कितना भी हो ये देख लेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या कहा, त्वरण का मतलब क्या है, वेग परिवर्तन की दर का मतलब है समय का भाग। वेग परिवर्तन जो भी निकल के आएगा वो आएगा काय में, मीटर पर सेकंड में आएगा। और समय का मात्रक नीचे क्या है, सेकंड है। अब ये सेकंड नीचे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण की इकाई क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई क्या होगी, मीटर पर सेकंड, निकालते मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की इकाई आ गई, मात्रक आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा निकालो, तो मीटर मतलब लंबाई, लंबाई मतलब l, सेकंड मतलब समय, और समय का मतलब क्या है, t, और t की पावर 2, सही है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, आप जैसे ही आप इसको लेके जाओगे ऊपर तो LT-2 हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। वहाँ तो गलत लिखा हुआ, माइनस नहीं लिखा हुआ, यहाँ कर देता हूँ मैं सही, -2, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, LT-2 हो गया। और LT-2 अगर m की याद आ रही है तो m लगा लो, m0 LT-2, तो क्या हो गया, ये आपको त्वरण हो गया। आशा करता हूँ त्वरण आपको अच्छे समझ में आया होगा। साफ लिखा है, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है ना, त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन का मतलब क्या था, जो भी वेग परिवर्तन आएगा तो मीटर पर सेकंड में, और नीचे सेकंड एक और है तो नीचे का सेकंड नीचे पहुंच के स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। और आपने देखा मीटर और सेकंड स्क्वायर का मतलब है टी स्क्वायर, ऊपर जाके LT-2, और m की याद आ रही है तो m लगा लो, ठीक है ना। अब देखिएगा त्वरण के बाद अगली बात करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की 2 वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और विज्ञान वाली लिस्ट देखें, शुरू से देखें, एक एक लेक्चर देखें, आनंद आएगा। साइंस आप चिंता मत करिए, ये तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री बायो भी बिल्कुल आपके दिमाग में छाप दी जाएगी। कंप्यूटर साइंस में भी आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और याद रखिएगा, कंप्यूटर साइंस में तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी करा दूंगा कि अपने घर के आप छोटे मोटे कंप्यूटर भी सही कर सकें, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, बात आती है संवेग की। अगली एक राशि है संवेग। देखिएगा मैं यहाँ पे विमाएँ समझा रहा हूँ, तो विमाएँ समझाने के लिए क्या है, मात्रक भी आपको समझ में आ रहा है, संवेग कैसे निकालेंगे, वेग कैसे निकालेंगे, त्वरण कैसे निकालेंगे। इसीलिए मैंने इनको पहले वाले लेक्चर में नहीं लिया था कि यहाँ इन लेक्चर्स में लेने से बेनिफिट है। संवेग का मतलब क्या है, किसी भी पिंड है, कोई पिंड है, उसके द्रव्यमान में गुणा कर दो उसके वेग का, बस बात खत्म। संवेग यानी कि मोमेंटम, संवेग यानी कि मोमेंटम। इसका मतलब है कैसे निकालेंगे, यानी कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में उसके वेग का गुणा कर दो तो क्या निकल आएगा, संवेग। अब द्रव्यमान की बात करोगे, द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दो अभी, और वेग का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड,
मीटर पर सेकंड होता नहीं होता, विस्थापन बटे समय होता नहीं होता है, और द्रव्यमान को हटा दो यहाँ से, क्या लिख दो, किलोग्राम। ठीक है ना। तो किलोग्राम क्या होता है, एम, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास, इसकी विमा क्या होगी, एम, मीटर यानी कि लंबाई, और लंबाई का मतलब एल, समय मतलब सेकंड, समय मतलब टी, टाइम, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1। सही है ना, एम एल टी माइनस 1, एम एल ऊपर है, एम का आएगा किलोग्राम का द्रव्यमान का, मीटर पर सेकंड का आएगा वेग का, तो एम एल टी माइनस 1, तो विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस 1 होगी। तो संवेग की विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस 1 होगी। ठीक है ना। मात्रा क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अगर मात्रा पूछता है तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। चलिए अगले मात्रक की बात करते हैं संवेग के बाद, तो बात आती है किसकी, फोर्स की जाती है, बल की। सही है ना, बल, बल है ना, क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक, बल होता क्या है समझिएगा, बल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है समझना। बल वह बाह्य धक्का है, बल वह बाह्य धक्का है, वह बाह्य कारक है ना, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु में क्या करता है, किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर देता है, किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर देता है, मतलब उस वस्तु के वेग में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। कैसे, ये रखा हुआ है मेरे पास और मैंने इस पर बल लगाया, तो क्या होगा, ये चलने लगेगा ना, तो इसके वेग में परिवर्तन होगा ना, कि पहले वेग 0 था, मैंने बल लगाया तो वेग चेंज हो गया, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, अर्थात क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण ना। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, त्वरण हो गया ना। हो सकता है ये चल रहा था और मैंने इस पर और बल लगा दिया तो स्पीड और बढ़ गई, यानी कि वेग परिवर्तन और हो गया। कुल मिला के ये है कि ये चल रहा था और मैंने इसी की दिशा में बल लगा दिया, तो इसके वेग में परिवर्तन होगा। भाई पीछे धक्का लगेगा तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन का मतलब क्या, मैंने बताया था, त्वरण। वेग परिवर्तन का मतलब क्या, त्वरण है, यानी कि त्वरण उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ एक और निकल के आ रही है कि अगर ये चल रहा है और मैंने इसके अपोजिट धक्का लगाया तब भी वेग में परिवर्तन होगा, यानी कि बल लगाने से किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है। यानी कि कुल मिला के इस बात का निचोड़ ये है कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, उस वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है ना, कुछ ना कुछ गति करने की कोशिश करती है, गति कर रही होती है, और बल उसी की दिशा में लगाएं तो गति बढ़ जाती है, और अगर उसकी अपोजिट दिशा में बल लगाएंगे तो गति कम हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसमें वह एक त्वरण उत्पन्न करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो बल क्या करता है, किसी वस्तु में, किसमें, किसी वस्तु के द्रव्यमान में, कोई वस्तु द्रव्यमान कितना है, m है, उसमें क्या कोशिश करता है, त्वरण उत्पन्न करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो फार्मूला क्या बनता है, F बराबर ma, आपने बहुत सुना होगा, F बराबर ma, कि बल वह बाह्य कारक है जो m द्रव्यमान की वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो F बराबर ma आ गया आपका। तो पहली चीज़ तो आप देखेंगे बल कि आप पहले निकालें मात्रक, तो m क्या हो गया, किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम में होगा, ये क्या है, त्वरण, और त्वरण काय में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है ना, बता चुका हूँ मैं आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। देखिएगा ये बन गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को कहते हैं न्यूटन, गांठ बांध दो इसको, इसी को कहते हैं न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का न्यूटन कहते हैं। ठीक है ना। एक मिनट पानी पी लूँ मैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपने देखा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न की कोशिश करता है। तो F यानी कि फोर्स, m द्रव्यमान, मास, a एक्सेलरेशन, ma, मात्रक लगाएंगे, बल बराबर m मतलब किलोग्राम, मास यानी किलोग्राम, a एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर वहाँ लिखा हुआ है। तो बल का मात्रा क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। अब इसकी विमा निकालते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है ना। तो किलोग्राम यानी कि मास, विमा क्या हो जाएगी, m, सही है ना। m क्या है, मीटर है ना। तो मीटर क्या होता है, लंबाई यानी कि लेंथ, सही है ना। ध्यान रखना, मीटर m दिख रहा है तो यहाँ m चिपका देना, मीटर है यानी कि लंबाई है, मीटर है यानी कि लंबाई है, और लंबाई की विमा क्या होगी, l बटे सेकंड यानी कि समय, समय की विमा क्या होती है, t। तो ml अपॉन टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2। जैसे ही आप इसको ऊपर लाओगे t को तो क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2। तो ये क्या हो गई आपकी
बल की विमा हो गई, ठीक है ना। आप इसे और आसान करना चाहते हो, देखो मैं और आसान कर देता हूँ बिगिनर के लिए। किलोग्राम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिख लो द्रव्यमान। किलोग्राम का मतलब क्या है, द्रव्यमान गुणा मीटर लिखा हुआ है, यहाँ लिख लो लंबाई, ठीक है ना। और सेकंड लिखा हुआ वहाँ लिख लो समय का स्क्वायर, सही है ना। और आसान हो गया ना। तो द्रव्यमान मास यानी कि यहाँ से m आ जाएगा, है ना। दिख नहीं रहा शायद, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, इधर कर देता हूँ। यहाँ द्रव्यमान में चेंज कर लिया तो m आ जाएगा, लंबाई का l आ जाएगा और नीचे समय का t2 हो जाएगा, तो mL/t-2। कई दफ़ा क्या होता है, हम इस मीटर से कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इस मीटर की जगह m लगा देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। चूँकि मीटर है तो लंबाई है, लंबाई है तो l आएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्या है आपका, कार्य, ठीक। कार्य क्या होता है, देखिएगा कार्य का मतलब है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें विस्थापन कर देना, है ना। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें क्या कर देना, विस्थापन कर देना। कैसे, ये वस्तु रखी है और मैंने बल लगा के इसको हटा दिया, इसको अपनी जगह से हटा दिया, है ना, तो क्या हो गया, कार्य हो गया ना। इसी को कार्य कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। हालांकि कुछ जगह ये डेफिनेशन बड़ी खतरनाक हो जाती है। जब आप कुली से सामान उठवाते हैं तो वहाँ आता है कुली द्वारा कितना कार्य किया गया, मैं आगे डिस्कस करूँगा लेक्चर में। तो कार्य का मतलब क्या है कि किसी वस्तु पे बल लगा के क्या कर दिया, उसमें विस्थापन कर दिया जाए। तो कार्य का मतलब क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। कार्य मतलब बल गुणा विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन, सही है ना, ये लिखा हुआ। अब बल गुणा विस्थापन की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, बल का मात्रक क्या था, न्यूटन था। अभी बात करिए बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, आपके सामने लिखा हुआ है न्यूटन बल का मात्रक। और विस्थापन कोई ना कोई लंबाई होती है, तो इसका मतलब मीटर हो गया। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, याद रखना, कार्य की इकाई जूल होती है ना, तो न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, ठीक। अब हमें बात करनी है, प्रश्न पूछता है किसमें, पेपर में, कि कार्य की इकाई जूल है, इसकी विमा क्या है। अब जूल सुन के आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या होगी, तो जूल का मतलब क्या है, न्यूटन मीटर, क्योंकि कार्य का मतलब था बल गुणा विस्थापन। कार्य का मतलब न्यूटन, बल का मतलब न्यूटन और विस्थापन का मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर का मतलब जूल है। अब विमा निकाल लो। न्यूटन की विमा हमने अभी निकाली थी, अभी न्यूटन यानी कि बल की निकाली थी ना, बल की विमा mL/t-2, mL/t-2, सही है ना, वहाँ से निकाल ली हमने। मीटर L होता ही है हमारा, ठीक है ना, मीटर यानी कि लंबाई यानी कि L, तो क्या हो गया mL/t-2। तो कार्य की विमा कार्य की हो गई, यह जूल की विमा हो गई। आपको आसान करना है तो आप एक काम करो, न्यूटन को आप चेंज कर लो। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, और मीटर आपके सामने है ही ऊपर, ठीक। आप कर लो सही, और आसान कर लो, किलोग्राम को लिख लो द्रव्यमान, और आसान कर लो, हलवा कर लो बिल्कुल इसको। ऊपर मीटर, और मीटर की घात 3 हो जाएगी ना, और मीटर का मतलब क्या है, लंबाई, सही है ना, लंबाई घात 3, और नीचे क्या है, समय घात 2। द्रव्यमान कहते हैं मास से, तो m आ जाएगा। लंबाई कहते हैं लेंथ से, तो l आ जाएगा। l की पावर आपकी कितनी आ गई, 3 आ जाएगी, सही है ना। और क्या 3 क्यों आएगी, ml एक ही है ना, हाँ ये आपका एक ही आएगा, एक है, मीटर है, ठीक है ना, यहाँ मीटर है, गलत लिख गया मीटर है, जैसा ही कर लेना आप इसे। यहाँ आपके 2 आ जाएगी, ठीक है ना। और क्या आपका समय की आपकी पावर 2 आ जाएगी, तो समय की पावर नीचे है t2, तो क्या हो जाएगा mL/t-2 हो गया ना, हो गया mL/t-2, सही है ना। तो आपने देखा कार्य बल गुणा विस्थापन, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन की विमा mL/t-2, और L किसकी विमा हो जाएगी, मीटर की, तो L यहाँ गुणा हो जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर हैं, तो mL/t-2। आप चेंज करना चाहे कार्य को बल गुणा विस्थापन में, तो न्यूटन का मात्रा क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है आपका यहाँ, ये रहा नीचे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये रहा। और आपने इसको चेंज कर लिया, किलोग्राम द्रव्यमान, मीटर स्क्वायर यानी कि लंबाई स्क्वायर बटे समय का स्क्वायर, मीटर द्रव्यमान का मास m, लंबाई का L2 और नीचे समय का T2, तो T2 ऊपर आ जाएगा, तो mL/t-2। ऐसे आप निकालेंगे, आसान रहेगा, ठीक है ना। मैंने बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश की है, और जिन बच्चों को क्लियर है पहले से, तो उन्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नहीं, बहुत आवश्यक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, अब देखिएगा आपको अगर ये आता है तो आप अभी इस समय सोच रहे हैं कि बड़ा स्लो चल रहा है, और जब कठिन चीज़ें आएंगी, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा है, फिर कैसे करोगे, इसलिए हर चीज़ आराम से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य बात हो गई। शक्ति की बात करें, बहुत बढ़िया, शक्ति या सामर्थ्य, इंग्लिश में कहते हैं पावर, ठीक है ना। अगर आप शक्तिमान देखें तो आपने देखो डॉक्टर जयकल पावर, ये डालो था ना पावर, तो आप देखेंगे शक्ति या सामर्थ्य। कार्य करने की दर, बहुत बढ़िया, कार्य करने की दर, है ना,
ये कितनी क्षमता से आप कार्य कर सकते हैं, कितना कार्य कर पा रहे हैं, तो कार्य करने की दर। अब मैंने कहा कार्य करने की दर, तो दर का मतलब समय का भाग, दर का मतलब समय का भाग, और कार्य का आपके पास पहले से फॉर्मूला लिखा हुआ है ml2t-2, ml2t-2, और समय का मतलब है t, सही है ना। और t ऊपर पहुंच के भी नेगेटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ml2t-3 हो गया ना। शक्ति यानी कि कार्य करने की दर, कार्य बटे दर का मतलब होता है समय। कार्य की हम निकाल चुके हैं, आप और निकालना चाहें तो कार्य का मतलब क्या होता है, W बराबर FD। कार्य का मतलब क्या, W बराबर F इंटू डी निकालते हैं। F क्या है, न्यूटन, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको और खोल कर निकाल सकते हैं, तो निकल के यही आएगा, ठीक है। यहाँ की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो का शक्ति या सामर्थ्य की क्या हो गई आपकी, ml2t-3, ठीक है ना। अगली क्या है आपकी, दाब, ठीक है। दाब क्या होता है, दाब प्रेशर, ठीक है ना, बहुत काम आएगा आपके आगे। दाब का मतलब है प्रेशर। देखिए मेरा हैंड राइटिंग बहुत साफ़ नहीं है, और साफ़ है लेकिन चूँकि दिन में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है इसलिए गड़बड़ हो गया है, इसलिए समझ लेना, है ना। ये मैं नहीं लिखता हूँ और इसके लिए लोग बुलाए जाते हैं बाहर से, ठीक है। प्रेशर, दाब, दाब होता क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब है ना। कैसे, ये मेरा हाथ है और मैंने अंगूठे से यहाँ दबाना शुरू किया, है ना। तो इतने एरिया पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है ना। इतने क्षेत्रफल पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है ना। भाई ये समझो कि मैंने यहाँ पे इस एरिया पे अंगूठा रख के दबाया, तो दबा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ ना। कितने एरिया पे लगा रहा हूँ, जितने एरिया पे लगा रहा हूँ वहीं तो होगा ना दाब। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ बल लगा रहा हूँ तो यहाँ दाब हो रहा हो, तो जहाँ मैं लगा रहा हूँगा बल वहीं तो दाब होगा ना। तो क्या कहेंगे, प्रेशर यानी कि दाब एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्र में लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। एकांक क्षेत्रफल पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है ना। काय पे लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल का भाग लगा दो। जब भी जो चीज़ एकांक में आ जाए, है ना, क्या लिखा था, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। लिखा था ना, एकांक द्रव्यमान, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो किसे उपस्थित द्रव्यमान को, एकांक आयतन में, तो जो एकांक है ना उसका भाग लगा दो। ट्रिक याद रखना, एकांक लिखे भाग लगा दो, ठीक है ना। तो बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल कैसा है, एकांक है। बल का मतलब क्या है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि मीटर गुणा मीटर तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही है ना। और न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, ठीक है। इसे पास्कल कहा जाता है, ठीक है ना। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर की आपको निकालनी है विमा, तो न्यूटन की विमा आपको मालूम है mlt-2, क्योंकि न्यूटन क्या होता है आपका, न्यूटन जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम का मतलब है m, है ना, मास, मीटर का मतलब है l, लंबाई, और सेकंड ऊपर पहुँच कर t2 हो जाएगा, बटे क्षेत्रफल का मतलब क्या है, क्षेत्रफल का मतलब है L2, सही है ना। क्षेत्रफल का मतलब L2 हो गया ना, क्योंकि मीटर स्क्वायर नीचे L2, ऊपर L है नीचे L2 है, तो एक घात कट जाएगी ना। या हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एक घात पॉजिटिव है तो एक घात कम हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ml-1t-2, ml-1t-2, काय की हो गई ml-1t- काय का बीमा हो गई है, दाब की हो गई, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, शक्ति सामर्थ्य क्या निकाली थी, कार्य करने की दर, जूल प्रति सेकंड, इसको वाट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको वाट कहते हैं, मैं बताना भूल गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक। वाट में आता है ना, ये 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, तो बल्ब ही तो काम कर रहा है ना, नहीं कर रहा, अरे कर रहा है भाई, क्या कर रहा है काम, विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा बदल रहा है ना। एक बल्ब क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा ले रहा है और प्रकाश ऊर्जा दे रहा है। तो क्या है, 100 वाट का बल्ब है तो ज़्यादा प्रकाश देगा, तो प्रकाश ज़्यादा होता है नहीं होता है। एलईडी ले आओ 10 वाट की, और एक एलईडी ले आओ 20 वाट की, तो 20 वाट की रोशनी ज़्यादा है ना। क्यों ज़्यादा है, 20 वाट यानी काम करने की क्षमता ज़्यादा है ना उसकी, तो ज़्यादा
पावर लेगा और ज़्यादा कन्वर्ट करेगा प्रकाश में। सही है ना, तो कार्य करने की क्षमता, सही बात है, तो काय में वॉट में। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। और इसके नोट्स पाने के लिए आप मुझे मैसेज करें, और अगर और किसी चैप्टर में कोई समस्या हो तो बता दें। ये चैप्टर अगले एक वीडियो में और ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इस पर प्रश्नों की श्रृंखला कराऊंगा। अभी थोड़ा सा आपका CDP और EVS रोका हुआ है, और CDP के वीडियो मेरे पास तैयार है, मैं उनको लोड कर दूंगा 1-2 दिन में, और मेरे ख्याल से मैंने अपलोड कर दिए हैं, शेड्यूल कर दिया है, 1 आध दिन में आपको मिल जाएंगे। जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोहेलवर के सिद्धांत शानदार तरीके से आपको मिलेंगे। ऐसा शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनती मैं इतनी करूँगा जिससे कि आपको कहीं और ना जाना पड़े। सुपर टेट जो आने वाला है अब, या जो लोग फेल हो गए हैं इस बार, और जो यह सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं, सीट टेट की तैयारी कर रहे हैं, निश्चिंत रहें, हर एग्ज़ाम पास होगा। बस कोशिश ये करें कि जितनी मेहनत की मैं आपसे कहूँ उतनी मेहनत करें। समस्या ये है कि आप ऑनलाइन बैठे हुए दूर हैं मेरे से, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। आप मेरे ऑफलाइन बैच में होते तो फिर आप जानते फिर मैं क्या कर सकता था, और मैं बहुत अच्छे से आपसे वो सब करवा लेता जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो जानते हैं अच्छे से कि अपना स्टाइल क्या है ना। तो आपने वो देखा होगा मूवी हेरा फेरी, बाबू भाई का स्टाइल, तो अपना भी एक स्टाइल है कि जब आप ऑफलाइन बैच में होते हैं तो फिर आपको वो सब करना पड़ता है जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। चाहे फिर आप आराम से करें, चाहे आप डांट खा करें, लेकिन करना तो पड़ता है, और मैं तो करा के रहता हूँ। तो ऑनलाइन है तो आप इतना करें कि आप जितनी मेहनत आपसे कही जा रही है उतनी करें। हर वीडियो के लेक्चर बनाएं, वीडियो के नोट्स बनाएं। नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छे नोट्स हैं, लेकिन आप अपने नोट्स बनाएं। मेरे नोट्स देखें, अपने आप एडिट करें, उनको अच्छे से नोट्स बनाएं। आपके मौलिक नोट्स आपको याद रहते हैं, किसी और के नोट्स आपको याद चाहे कितने भी अच्छे हों। ठीक है ना। और कक्षाएं शुरू करूँगा, संविधान शुरू करूँगा, और चिंता मत करिएगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं आपको। पढ़ाना तो बहुत कॉमन चीज़ है, आप कहीं भी चले आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मैं उस हर विषय पे आपकी समझ विकसित करूँगा। जैसे मैंने आपको एक एक राशि खोल के समझाई है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, कोई सब्जेक्ट हो। और करंट अफेयर की चिंता करना मत। करंट अफेयर मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी कि करंट अफेयर के लिए भी समय उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कोई आसपास है नहीं, बेकार में ये सब करंट आप पढ़ते फिरोगे, और मुझ पर समय भी नहीं है। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और परीक्षा कोई आपकी नज़दीक होगी, तो फिर मैं आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ाई करूँगा। रोज़ करंट अफेयर पढ़ाने से बेहतर है कि मैं आपको वीक में पूरे वीक का करंट अफेयर इकट्ठा करूँ, उसको कैटेगराइज करूँगा। खेल की खबरें इस हफ्ते की रक्षा खबरें, इस हफ्ते के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, इस हफ्ते की विदेश यात्राएं, उन सबको कैटेगराइज करके बढ़िया नोट्स आपको प्रोवाइड कराया करूँगा। तो करंट की टेंशन दिमाग से निकाल दो, करंट भी शीशे की तरह साफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है। और नए हैं तो लाल वाले बटन पे ठोंक दें थोड़ा सा, और बेल आइकन दबा दें, और दोस्तों के साथ ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।